मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे ज़रूरी जो मुद्दा था जिस पर आपसे बात करनी थी या ज़रूरी था, आज माननीय न्यायालय ने पिजड़ा तोड़ गैंग की उस जरगर, सफूर जरगर क्या उसका नाम है, उसके उस महान त्याग, बलिदान और योगदान को रिकॉग्नाइज किया या मानवाधार पर किया, जिस उसने अपना तन, मन और धन से शाहीन बाग के उस आंदोलन में अपना सर्वत्र योगदान दिया। जिहाद आज के बाद कल हो, इस बात को भी सोचा और एक अगले जिहादी को जन्म देने में शादी जैसी मान्यताओं को भी सोचा कि 2 मिनट ही कबूल का कोई टाइम बर्बाद क्यों करना, सबसे पहले जिहाद किया जाए। और वो उसने अपना एक अगला वारिस को जन्म देने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। सरकार ने उसको माना न माना ये अलग बात है, लेकिन न्यायालय ने उसके उस योगदान को रिकॉग्नाइज किया और बोला कि भाई इस महान जिहादी का जन्म बाहर के माहौल में हो, 23 महीने की गर्भवती है, अगला जो पालन पोषण होगा वो और ऐसे ही वातावरण में, उसी तरह का वातावरण हो, इस वजह से उसको रिलीज कर दिया, बेल ग्रांट कर दिया। हमारे न्यायालय है, हाथ जोड़ के प्रणाम ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे में 2 कमी है। एक तो मैं स्वर्ण समाज से आता हूं और हिंदू समाज से आता हूं, और दोनों ही लोगों को ना तो सरकार के विरुद्ध बोलने की इजाज़त है, ना ही न्यायालय के विरुद्ध बोलने की इजाज़त, अब बना अवमानना के अंदर और सरकार के स्टेशन में अंदर। तो मैं सिर झुका करके न्यायालय को प्रणाम करता हूं। जय हो, आपकी विजय हो। मित्रों, एक और चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट थी जिस पर आज बड़ा बात करना था। रामदेव यादव ने आज एक कोरोना नाम के बीमारी की इलाज का दावा किया, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने अभी नहीं किया, WHO ने नहीं किया, लेकिन रामदेव यादव ने किया है। भारतीय होने के नाते मुझे बड़ा प्राउड है। लेकिन इसमें 2 बहुत गंभीर विषय है। समाचार के एक एंगल पर दिखाया जा रहा था कि स्वास्थ्य संगठन ने इस दवाई को मान्यता नहीं दिया है, ना ही इसके प्रचार प्रसार के लिए इजाजत दिया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर दवा का प्रचार प्रसार होता कैसे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा करके जितनी भी हिंदी चैनल था, क्योंकि मैं सारा हिंदी चैनल को देख रहा था, सभी पर प्राइम टाइम से लेकर के और मेरे समाचार बंद करने तक कोरोना के इलाज की सफलता पा लेने की दावा की जा रही है। और वो तब से टीवी वाले अलग अलग स्टोरी बना के चला रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अब और प्रचार कैसे होता है। बीइंग ए भारतीय, बीइंग ए स्वदेशी चाहने वाला, मुझे बड़ा खुशी है कि हमारा एक देसी ब्रांड कोरोना को फाइट करेगा। लेकिन चूंकि उसमें रामदेव यादव का नाम जुड़ा है, इसलिए मैं संदेह करता हूं, क्योंकि रामदेव यादव का पहले वाला प्रोडक्ट भी मुंह की खाया है। उनका शायद प्योर चीनी भी नहीं था, मिलावटी चीनी था, चीनी भी प्योर नहीं था। गाय के घी के जितनी दावा करते हैं उतनी गाय धरती पर गाय नहीं है, वो घी उतना कहाँ से लाते हैं, ये सब रामदेव यादव ही बताएंगे। उनकी माया वही जाने। योग में शक्ति है तो क्या ऐसी शक्ति है जो गंगाजल से घी बना दे? क्योंकि हरिद्वार में रहते हैं जहाँ शुद्ध गंगा की नदी आती है, तो क्या वो उस पानी से घी बनाते हैं? हो सकता है, क्योंकि मैं उनके इतना योग्याचार नहीं जानता। तो रामदेव यादव ऐसा कर सकते हैं। रामदेव के इस बात पर मुझे थोड़ा संदेह है। कोरोना जैसी बीमारी की दवा की गारंटी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि जब तक आपको कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक रामदेव यादव को उस दवा के विषय में ना कह दे, कृपया उस दवा से दूर ही रहिएगा। क्योंकि रामदेव के शहद खाकर लोग शुगर के मरीज हो गए और घी खाकर के कोलेस्ट्रॉल के मरीज हो गए हैं। तो उनके दवा से जितने लोग प्रताड़ित और पीड़ित हुए हैं, उसको देखते हुए मैं तो ये कहूंगा कि ईश्वर रामदेव यादव को सद्बुद्धि दे और सही में दवाई बनाए हैं तो मेरे तरफ से बधाई के बात है। तीसरा, और बीइंग भारतीय, मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ आज के रक्षा मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर श्री राजनाथ सिंह जी का। उनका रूस का यात्रा बड़ा ही सफल रहा। रूस के यात्रा से हमको सबसे ज़्यादा हथियार मिलने की संभावना, रक्षा सौदों की तेजी से ज़्यादा जो अहम था वो ये कि रूस सरकार ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया कि भारत चीन में वो दोनों लोग सक्षम हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। मतलब चीन तटस्थ है। अमेरिका को आईना दिखा करके, अमेरिका का डर दिखा करके चीन ने रूस को अपने पाले में लाने का प्रयास किया था। भारत का परंपरागत मित्र, अमेरिका से भी पहले का मित्र रूस
डोल जाता तो हमारे लिए मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाता कि हमारा एक परम मित्र हमसे छटक गया है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। लेकिन थैंक्स हो वर्तमान नेतृत्व की, थैंक्स हो श्री राजनाथ सिंह जी की, थैंक्स हो भारत के कूटनीति की, और थैंक्स हो रशिया भारत संबंधों का, जिसमें रशिया ने भारत का साथ दिया। चीन मुंह की खाया है, चीन बाहर हुआ है, और इस बात के लिए हम बींगे भारतीय ताली बजाते हैं, खुशी महसूस करते हैं। इस वजह से चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया है कि वो सोच रहा था कि रशिया के माध्यम से भारत को घेरने में मनोवैज्ञानिक जो हम बढ़त करेंगे वो उस पर धराशायी हुआ है। आज इन 3 खबरों पर ही बात होती, लेकिन समाचार चैनल पर इतना ज्यादा चल चुका है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अब इसमें हम जैसे लोगों को भी कुछ कहने की जरूरत है। इसलिए मैं अब सोच रहा हूं कि जब तक इस समाचार पर इस तरह की उलझुल और बकवास आती रहेगी, मैं बीइंग ए पूर्वांचली, पूर्वांचल के लोगों की दशा दिशा कैसे सुधरे, पूर्वांचल के लोग कैसे बढ़िया काम करें, उसमें जो पूर्वांचल के बड़े और महान लोग हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के आमंत्रित करूंगा कि आप लोग आइए। मेरे को बड़े भाई निर्मल सिंह दिख रहे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी दिख रहे हैं, द्विवेदी जी दिख रहे हैं, झा साहब दिख रहे हैं। मतलब मैं तो गदगद हूं कि प्रतिभा का ये जो जमवारा हमारे फेसबुक पर आया है, ये मेरे किसी पूर्व जन्म का प्रताप है, क्योंकि इस जन्म में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जितने बड़े लोग और इतने गुणी और महीन लोग हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर चंद्रशेखर राय को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि कल उनका बात थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, क्योंकि निर्मल भैया से मन हट नहीं रहा था उनके मार्गदर्शन से। तो मैं आज चाहूंगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर राय आए और मैं उनसे वार्ता की शुरुआत करूंगा कि हम पूर्वांचल को किस रूप में क्या। चंद्रशेखर राय जी जब तक आ रहे हैं, क्योंकि आवाज में थोड़ी सी परेशानी होगी, तब तक मैं डॉक्टर चंद्रशेखर राय की नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? कोई इतने देर में तो आ जाना चाहिए था। चंद्रशेखर राय जी को चाहिए, चंद्रशेखर राय जी कृपया आइए। चंद्रशेखर राय साहब आपको बोल रहे हैं कोई परेशानी है नेट में, कहा तो कहिए, तो मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट। अच्छा, चंद्रशेखर राय जी का दुर्विजय झालन मेरे अपने यहाँ के हैं और बड़ा युवा होनहार है, पूर्वांचल के विकास पर ये भी बहुत बढ़िया से बात कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जब तक राय साहब से ना कनेक्शन जुड़े, मैं किसी और को आमंत्रित करूं क्या? अच्छा, राय साहब से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं इस बीच निर्मल भाई पर दोबारा आपको कहता हूँ, देखिए ना, जुड़िए, क्या बात है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहेगा। आवाज नहीं आ रही सर, हम नहीं, मैं चुप हूँ इस टाइम प्रोफेसर श्रीवास्तव जी। मैं वेट कर रहा हूँ, चंद्रशेखर राय जी को मैंने बुलाया है, तो चंद्रशेखर राय जी अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। कल वो बहुत बढ़िया मेडिकल टूरिज्म और पूर्वांचल के विकास पर बात कर रहे थे, लगता है उनके नेटवर्क में थोड़ी बहुत समस्या है। अगर अब की बार डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं बड़े भाई निर्मल सिंह को बोलूंगा कि वो अपनी बात रखे, या मैं चाहूंगा कि द्विवेदी जी अपनी बात रखे। द्विवेदी जी कैमरा पर, द्विवेदी जी आप अपना कैमरा दिखाइए ना। द्विवेदी जी, आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी, आप कृपया कैमरे पर आने की बात करें जब तक मैं आपसे बात करता हूं। श्री प्रेम नारायण द्विवेदी जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना कैमरा का भेजिए। हाँ निर्मल भैया, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चंद्रशेखर राय जी की नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, जब तक उनसे कनेक्शन जुड़ जाएगा। आज बात भैया, कई बातें हैं जो मैंने आपको बता दिया है, आप सुन भी लिए हैं। जरूरी उन विषयों पर बात करने की नहीं है, और क्या हुआ राजनाथ सिंह की हम लोग तारीफ करें वो अलग बात है। आपसे बात सिर्फ पूर्वांचल के विकास में भैया, कल से आगे बोलिए, क्या कर सकते हैं जिसमें हम पूर्वांचल की आन बान और शान को आगे बढ़ाएं? निर्मल सिंह जी। पहले बात तो आपको ये बता दूं राकेश भाई कि चंद्रशेखर राय का पोस्ट आपने पढ़ा नहीं, उन्होंने समय मांगा है 15 मिनट का।
अच्छा अच्छा, वो समय मांगे, ठीक है। तो अब हालांकि मैंने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा है नो, मतलब ये आपको समय नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो जल्दी आएंगे। तो मैं तो हम्म, खाली वो फिलर के रूप में अभी आया हूँ। तो आपका हम्म। जो भी प्रश्न है उसका स्वागत है। तो मेरा प्रश्न यही है निर्मल भैया कि पूर्वांचल, जैसे कल आपने पर्यटन पर बात किया कि कुंवर सिंह के किले को, गांधी जी को, फलाना को, आज मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई उद्योग, लघु, देखिए सॉफ्टवेयर एक ऐसा उद्योग है जो आपके कमरे में चल सकता है, जिसमें आपका हाथी बंधता था ना, अब तो हाथी हम्म, रही नहीं, तो उतना बड़ा घर अब किस नहीं। काम का, तो उसमें भी हम्म, कंप्यूटर चालू हो सकता है, तो क्या इस तरह की कोई काम हम कर सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न ये है, उद्योग, क्या देखिए, उद्योग करे आपके उस हाथीसार में जिसमें इतना बड़ा हाथी रहती थी? अब तो बकरी भी रखने का जगह नहीं है, क्योंकि बकरी पालता कौन है? हालांकि बकरी का दूध बड़ा फायदेमंद है, और हाथी अब रखना ही मतलब उचित नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए जब वो हाथी खान बना था तो उस समय शायद गार्जियनों की एक कल्पना नहीं रही होगी कि हाथी हम्म, के चले जाने के बाद उसमें कार रखी जाएगी। तो वो तो हम्म, कल्पना परिकल्पना दूसरी थी। आपने दूसरा प्रश्न किया क्या कि वहां पर और क्या चल सकता है। तो हाथी का घर बड़ा होता है और उसमें कोई भी उद्योग ऐसा चल सकता है जो कि दिल्ली में आज चल रहा है, जो भी कुटीर उद्योग या लघु उद्योग जो भी चलाए जा रहे हैं, इससे ज्यादा प्रॉफिट का उनके पास जगह नहीं होता है, इतना आप भी जानते हैं। और अगली बात की, हिंदुस्तान में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो कि बिहार में नहीं चल सकता है। जी, क्योंकि आज की तारीख में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है, सड़क बनी है, बिजली 24 घंटा आ रही है। उत्तर प्रदेश की तुलना में भी आप देखेंगे तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। और सड़क है, बिजली है, और पानी की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी तो भी पहुंच रहा है नल जल योजना के तहत। तो उद्योग तो बहुत सारे लगाए जा सकते हैं। और इसके लिए आपको उद्योग लगाने के लिए एक एक्सपर्ट है जो कि बंगलोर में रहते हैं और रिटायर्ड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। आप कहिएगा तो किसी दिन उनको बुला दूंगा आपके लाइन पर। वो सलाह देंगे कि बिहार में कौन कौन सा, हालांकि वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने पर ज्यादा जोर देते हैं। तो उन्होंने जी। कई एक बार हमको जोड़ना भी चाहा, लेकिन जोड़ने के लिए तो बहुत लोग चाहे, लेकिन हम और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जुड़ नहीं पाते हैं। जहां पर पैसे की बात आती है वहां हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो जी, बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर पाते हैं। और हम समझते हैं कि इसके लिए बहुत सही व्यक्ति हम नहीं है कि आपको इंडस्ट्री लगाने के बारे में बहुत अच्छी सलाह दे सके। इंडस्ट्री, पैसा, इन सब चीजों से हट करके अगर आपका कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो चंद्रशेखर राय जी का इंतजार करें। और कोई नहीं प्रश्न है तो नहीं, पूछ सकते हैं, या ना ना आपको ना, और कोई प्रश्न पूछा हो तो उसका हम भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, मैं जब तक मतलब, फिर ऐसा है निर्मल भैया, कुछ लोगों ने हाँ, मेरे से प्रश्न किया, मैं चाहता हूँ वो पढ़ दूं, आपको जरूर दोबारा पढ़िए बुलाऊंगा। पढ़िए। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। भारतीय प्रवासी परिषद हितेज बिहार बनाने पर हाईटेक, आपका कहना है तिवारी जी, हाईटेक बिहार पर बात किया जा सकता है क्या? आप आकर के कहना चाहेंगे? रामदेव धुरंधी जी को मॉरिशस से मैं आपको सादर प्रणाम बोल रहा हूं समस्त भारतवर्ष की तरफ से। आलोक कुमार वर्मा जी ने लिखा है कि सबसे पहले ग्राम प्रधानों को अपने कर्तव्य याद दिलाने की बात सोची जाए। जब तक वो लोग सही नहीं होंगे गांव का विकास होना मुश्किल है। उद्योग धंधे के लिए छोटे तबके के लोगों को भी बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा वर्मा जी, लेकिन असल में क्या है कि हमारा प्रश्न ही यही है कि हम क्या कर सकते हैं। ग्राम प्रधानों के यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पावर है कि वो प्रधानी की बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली कहा है कि मैंने एक प्रधानों के लिए काम आलोक वर्मा साहब बताया था, आपको जान करके खुशी होगी। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि मेरी बात तो प्रधान मानेंगे नहीं, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को सीधे ग्राम प्रधानों को नोटिफिकेशन देना चाहिए, आर्डर देना चाहिए कि भैया देखो, ये जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से कोरोना के डर से पलायन करके लोग गांव में गए हैं, उनका डाटा बैंक तैयार करो, स्किल मैपिंग का काम करो। ये मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, स्किल मैपिंग का काम एक हो, उसमें हम सब लोगों को पता चले कि जो दिल्ली, बॉम्बे से गए वो किस योग्य थे, क्या काम करने के लायक थे, ताकि उनसे काम लिया जा सकते, उनसे काम कराया जा सके। तभी गांव में
कोई ट्रेंड प्लम्बर नहीं होता था, गांव में कोई ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन नहीं होता था, तो उनका ये काम किया जा सकता था। ये मैंने बात किया था उन लोगों से। लेकिन असल में क्या हुआ कि हमारी जो बात है वो उतना मान्य नहीं होती जितना आप सब लोगों का मान्य होगा। आप सब लोग जिस बात को मानेंगे, आप सब लोग जिस बात को एक सुर में एक मत में कहेंगे, उस बात का जो महत्व होगा वो एक मेरे अकेले से नहीं होगा। इसीलिए मैंने आप सबों से कहा था कि कृपया आप इन सब लोगों को एक साथ एक उसमें रख करके एक ही मुद्दे पर आप सब लोगों से मांग करें कि भाई साहब देखो हमारा मनसा क्या है। हमारा मनसा यह है कि जो हमारे गांव से लोग आ रहे हैं, जो हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं, उन सब लोगों को ये बताया जाए कि आप कौन से काम करते थे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, क्या करते थे, क्या आपको काम यहाँ दिया जाए। तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों का अगर हम जोड़ घटाव करके डाटा बैंक तैयार करें तो ज़्यादा काम कर सकते हैं। प्रधान अगर इतना ही काम कर देंगे ना तो उनके लिए बहुत बड़ा काम है। प्रवासी भारतीय परिषद ने जो लिखा है वो आपने लिखा है कि पूर्वांचल में, गाली लिखेंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा भाई साहब। पूर्वांचल परिषद तिवारी जी, आप, मुझे मालूम है आप जरा, असल में क्या है कि कृपया ये मैं डॉक्टर तिवारी जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, आपके इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, आपके इतना संगठन नहीं चलाता, इसलिए मैं कोई हल्के शब्दों को नहीं पढ़ पाऊंगा। आपके उस शब्द को मैं नहीं पढ़ूंगा। आगे आपकी मनसा पढ़ रहा हूँ। पूर्वांचल के सभी शरीफ लोग, आपने कुछ और लिखा है, नेताओं को अपनी गली में, अच्छा गली में फूलों का माला पहनाए जो बिहार के औद्योगिक विकास को बढ़ाने नहीं देते हैं और चमचों से दूर रहें। डॉक्टर तिवारी, बिल्कुल आपने कहा, बाकी लोग पढ़ ले, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तिवारी जी बड़े होनहार आदमी है, तेजस्वी आदमी है, उनको सलाम है मेरी तरफ से। आवाज नहीं, मैंने आवाज नहीं तो रुका हुआ था, ठीक है। 15 मिनट का समय, चंद्रशेखर राय जी का दोबारा कैमरा आ गया, आपका 15 मिनट हो गया है, तो मैं इस बीच पूर्वांचल प्रवासी परिषदों का पढ़ दूं। 1500 करोड़ कमाने का प्लान बताइए, कौन, कहाँ का प्लान दे रहे जी? 1500 करोड़ पैसा होता तो मैं फेसबुक लाइव पे पाता। आप क्या नहीं समझ रहे भाई? भारतीय परिषद, अच्छा आपने 1500 करोड़ भी 6 महीना, क्या है भैया? तिवारी जी ने 1500 करोड़ 6 महीना, मैंने निर्मल भैया सुन लीजिए, और डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी, डॉक्टर विनोद तिवारी जी का एक बड़ा बढ़िया सुना कि 1500 करोड़ 6 महीना में, तो मैं 3 महीना में 500 करोड़ कमा करके चुनाव लड़ने की बात कर दूं क्या? क्योंकि अगर मेरे पास 500 करोड़ होगा तो मैं आराम से चुनाव लड़ जाऊंगा। तो आप मेरे लिए करें, निर्मल भैया भी सुन ले। आपने लिखा है कि हलाल सर्टिफिकेट के साथ सनातन विरोधी पतंजलि ने फिर देश को बेवकूफ बनाने की क्रोनिकल दवा लॉन्च किया है, जिसको आयुष मंत्रालय को पता ही नहीं था। दुकान चालू कैसे होगी? देसी घी में अमूल घी को मिलाते दिखाई पड़ा था। सावधान सावधान, चुनाव से पहले मोदी विरोध सरकार बनाने की सारी योजना आज बदली। हाँ, ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि रामदेव महाराज के दवा पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि उनकी पहले वाली जितनी भी प्रतिष्ठानीय योगदान है वो सबके सब संदेह के घेरे में है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। इसमें मेरे ख्याल से और कुछ और रह नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मेरे आना। हाँ, अगर डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी अब आना चाह रहे हैं, मैं उनको बुला देता हूं। डॉक्टर चंद्रशेखर राय, कल उनकी बात अधूरी रह सुनाई दे रहा है। अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। कल हमारी बात जहाँ अधूरी रह गई थी जी चंद्रशेखर राय जी, जी जी कल जहाँ से बात रुक गई थी ना, आप उसके आगे के करिए, उसके बाद प्रश्न पूछूंगा। आपने कहा था ना कुछ खादी ग्रामोद्योग विषय में, एक द्विवेदी जी का एक प्रश्न था, वो आपको जोड़ देता हूँ। द्विवेदी जी ने कल एक प्रश्न किया था, वो जब तक आप हट चुके थे, कि कोई शायद ग्राम उद्योग या खादी उद्योग का कुछ काम चला हुआ है, मुझे बढ़िया से याद नहीं है। द्विवेदी जी मेरे को सुन रहे, दोबारा लिख देंगे। क्या कुछ ग्राम उद्योग, खादी उद्योग का कोई ऐसा डिपार्टमेंट बना है क्या जिससे ग्रामीण विकास पर कुछ काम किया जाए? इसकी अगर आपको जानकारी तो बताइए, या फिर जो आप कल कह रहे थे उसको बताइए। ये द्विवेदी जी ने मेरे को कल याद कराया। खादी ग्राम उद्योग खादी विकास निगम करके ऑफिस है, दिल्ली में भी है इसका, और इसके जो चेयरमैन है वो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। खादी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या बहुत सारी ऐसी जो ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होती हैं चीजें, उसको बेचने खरीदने का काम करते हैं, ऐसे ट्राइफाइड करता है। और उसकी सारी योजनाएं आप खादी ग्राम उद्योग की अगर साइट पे जाते हैं तो उस पर दिखाई देंगी। सरकार
अगर आप बात करें तो हमारे संग दिक्कत क्या है कि हमको सरकार के जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी नहीं है सही तरीके से। और अगर आप बात करें तो सभी मंत्रालय कहीं ना कहीं, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का मामला हो वहां पर है, चाहे ट्राइबल अफेयर्स है, चाहे खादी की बात करी, मैंने एमएसएमई सेक्टर की बात की थी, एनएसआईसी की बात की थी, ये सभी नए एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एग्रो में अभी एमएसएमई सेक्टर को जोड़ा गया है, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे योजनाएं चली हैं। और मैं समझता हूं कि एक बार सभी योजनाओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और अगर फिर भी कहीं लगता है कि नहीं, उसको जानकारी नहीं मिल रही है, तो कोई विशेष बात होती तो राकेश जी आपके माध्यम से कोई प्रश्न आएगा तो हाथों जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उसको हम आपके लिए दोबारा से जानकारी लेकर के आपके माध्यम से हम लोग वहां पहुंचा देंगे। ऐसा है, ठीक है। आप ये सबसे पहले मैं डॉक्टर विनय तिवारी जी को क्षमा मांग के उनकी बात पढ़ दूं। डॉक्टर विनय तिवारी लिखा कि राकेश परमार पहले पढ़ा करो फिर बोला करो। असल में क्या था, विनय तिवारी जी ने लिखा था, मैं दोबारा से कह देता हूँ, ये डॉक्टर विनय तिवारी का शब्द है, मेरा नहीं है। अमूमन मैं ऐसे शब्दों से बताऊं, आपने लिखा था कि हमारे जो हरामखोर नेता है उन सालों को जूते का माला पहनाया करो जो नहीं करते हैं। ये विनय तिवारी का शब्द मेरा नहीं है। विनय तिवारी जी नाराज हो गए तो बोले परमार तुम्हारे से इसीलिए हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनकी नाराजगी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विनय तिवारी जी ने दोबारा लिखा है, मैं फिर से पढ़ दूं राय साहब, 1 मिनट। और हमने कोई गाली नहीं लिखी है, सिर्फ मालाओं का विभाजन किया। नहीं, जूते का माला पहनाना गाली नहीं, आपके शब्दों में है। आपको मुबारक हो। मेरा डॉक्टर विनय तिवारी का नमस्कार। दोबारा लिखे, मैं दोबारा पढ़ूंगा। हाँ, चंद्रशेखर राय जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि खादी ग्राम उद्योग में कुछ रोजगार परक योजना है जो लोगों को पता नहीं है क्या, चूंकि आप सरकारी महकमा में भी काम किए हैं, आप मंत्रालय में भी काम किए हैं, सामाजिक आदमी भी है, पढ़े लिखे ग्रेड में आते हैं, आपके नजर में कुछ ऐसी सरकारी योजना है जिसको हम लोगों को पता नहीं, आम लोगों को पता नहीं है, जो जहां से कुछ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर का उद्योग चालू किया जा सकता है? तो राय साहब कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए राकेश जी, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं सरकार में 22 साल अलग अलग पदों पे रहा हूँ। इसके अलावा मैं हम लोग परिवार जो है हमारा वो बिजनेस परिवार है। जैसे मेरे से जो छोटा वाला भाई है वो लावा मोबाइल का मालिक है, चेयरमैन है लावा मोबाइल। मैं वेयर हाउसिंग सेक्टर में, हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट सेक्टर में काम करते हैं और एक अच्छा नाम के संग हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सब काम करने में ये पहली पीढ़ी है हमारी, हम लोगों ने इसको बहुत मेहनत किया है। हमारे यहाँ के, मैं एक बात कहूंगा, थोड़ी बात हो सकती है बुरी लगे, हमारे पूर्वांचल के लोगों में एक बहुत उत्सुकता रहती है कि हम लोग नौकरी की तरफ जाएं। अगर कोई उद्यमी मिलता है उससे भी हम नौकरी की बात करते हैं, सरकारी आदमी मिलता है तो नौकरी की बात करते हैं, और ज्यादातर बात करते हैं कि भैया तू चाह ले बता ना हो जाई हमार बेटी का, मतलब हमारा दाद बाटे। ये सबसे पहले का प्रश्न होला। हाँ, ये हो लगे तू चाहे तो कलेक्टर बन जाए, तू चाह ले बता हो जाई। लेकिन चाह कौन नहीं चाहता है राकेश जी की भाई मेरा आपका बहुत अच्छा परिचय है, मान लीजिए आपका बेटी दामाद है, आपका बेटा है, वो लग जाएगा, उसकी चिंता दूर होगी तो आप खुश रहेंगे। लेकिन बहुत समस्या क्या है हमारे यहाँ कि हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो अब चूंकि पीढ़ी बदल रही है, लेकिन इससे पहले की समस्या क्या थी कि किसान खेती कर रहा था और गांव में वो पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चा क्या पढ़ रहा है कि काशी विद्यापीठ से हम ग्रेजुएशन कर लिया हिंदी में, अब एमए कर लेनी, अब हम शास्त्री बन गए, नंदा शास्त्री, जब क्या करवा तू। यहाँ स्किलिंग की बहुत जरूरत है कि आप देश में जो स्किलिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई दस्तकार बन रहे हैं, स्किलिंग का मतलब ये नहीं हुआ, ये ठीक है कि स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आईआईटी से पढ़ करके आ रहे हैं, हम लोग इंजीनियर हो गए हैं, हम लोग ने आईटीआई कर लिया, हमने पॉलिटेक्निक कर लिया, हमने प्लम्बिंग कर ली, ये कर ली। लेकिन स्किलिंग ये भी है कि आप जो आज की तारीख में काम चल रहा है उसको आप ठीक से समझते हैं, आपका दिमाग काम करता है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप जब हम लोग दिल्ली यहाँ लेके आते हैं किसी बच्चे को तो हम बोलते हैं कि भाई साहब इसको जरा नौकरी लगा दी, किसी अफसर के यहाँ जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, हाँ बताइए भाई साहब क्या पढ़ाई करिए, अंग्रेजी में लिख लेंगे, नहीं लिख तो लेंगे लेकिन थोड़ा हाथ तंग है, लेकिन लिखना शुरू कर देंगे, हम सीख लेंगे, अब सीख लेंगे। अभी बात हो रही है कंप्यूटर युग की, अभी बात हो रही है हम लोग कंपटीशन की, हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ राकेश जी, और बड़े हाथ जोड़ के किस्सा कह रहा हूँ, इसको बुरा नहीं मानिएगा। हम लोग लावा में एक टाइम 35,000 लोग काम कर रहे थे और
हमारा प्रयास था कि ये 1 लाख तक जाए, लेकिन आर्थिक स्थितियां कुछ देश की ऐसी हुई और उसका जब साइकिल घूमता है तो सब पे घूमता है, और इस बीच में काफी लोगों को निकालना पड़ा, बड़ी तकलीफ के संग निकालना पड़ा जब अपने परिवार के आदमी को हम लोग घर भेजते हैं। लेकिन चूंकि जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के सांसद, मंत्री, नेता सभी लोग अप्रोच करते हैं, उसमें मनोज जी के माध्यम, हमारे जो कि सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मनोज सिन्हा जी, उनके माध्यम से हम लोगों ने हजारों लोगों को अपने यहाँ पर एक कैंप लगाया और नौकरी पे लेके आए। अब शुरुआती दौर में लेके आ गए, हम जानते थे कि 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये आदमी काम करना शुरू कर देगा। कोई बहुत मेहनत का काम नहीं था, क्योंकि हम लोग उस समय असेंबलिंग कर रहे थे। तो असेंबलिंग की ट्रेनिंग में अगर बच्चे को ग्रूमिंग आपने ठीक से कर दी है तो 10 दिन के अंदर ट्रेनिंग सीख जाता कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगेगा, और वो चेंज चलती रहती है। अब कुछ दिनों बाद हमको क्या कठिनाई शुरू हो गई, हमारे पास फोन आने लग गए बहुत लोगों के कि भैया तू जानता ना, तो बुआ का ब्याह भइला होना गाँव में, और जहाँ गाँव में जो फलाना फूफा बना उनका हम भाई है, हमारा लड़का तुम्हारा क्या काम करता। अच्छा जी, बहुत अच्छा बात, बहुत बढ़िया लगा। दिक्कत ही बाटे कि तू ड्यूटियां लगा दे दोपहर का, अब दोपहर से रात का होता 10 बजे लेट हो जाता, खाने के पास बड़ा दिक्कत हो, तू 9 से 5 ड्यूटी लगा देता, बहुत अच्छा हो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? आज की तारीख में रोजगार मिलना और कंपनी चलाना इतना टफ काम है, और ऐसी स्थिति में मैं बहुत सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसी कड़वी सच्चाई बता रहे। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, हम समाज की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, हम 500,000 करोड़ बात, बेसिक प्रॉब्लम जो आ रही है वो मैं बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे क्यों नहीं निकल पा रहे। उनका सिफारिश रहता है, वो हमारे मैनेजर से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं राकेश जी सुना, वो कहते हैं कि अरे तू बात करता चंद्रशेखर का, एक फोन मरिहन ना नेता फाट के हाथ में आ जाए, सुन ला दिन में 4 बार गुड़ लागे ला, अपने फोन करन साला तनख्वाह बढ़ा दिया ना, 9 से 5 लगा दिया। अरे मैनेजर आके कहता है साहब वो धमकाता है रोज, अब क्या कहेंगे? मेरे को कंपनी चलानी है तो मेरे को वहां के एसओपी का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाराज हो जाते हैं लोग। मैं सभी लोगों के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को मानसिकता बदलने की जरूरत है, हमको रूट लेवल पे स्किलिंग करने की जरूरत है। बच्चे को ला करके आप दिल्ली के परिवेश में आज की तारीख में जो काम जिस तरीके से हो रहे हैं उसमें एक्टिव करने की जरूरत है। ये छोटी बात कही, ये मैंने नौकरी के संबंध में बात की, अब मैं कहता हूँ बिजनेस की बात करता हूँ। जिद होना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के। मैं आज हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 15,000 लोग काम कर रहे हैं, तो इसके पहले हम लोगों ने जिस दिन स्टार्ट किया था तो बाबूजी नौकरी में थे हमारे, पूरा चाचा नौकरी में थे। आज हम लोग उद्यमी बने, उसके पीछे केवल एक कारण रहा है कि हमने यहाँ जिद की कि नहीं, हम रोजगार मांगेंगे नहीं, देंगे। और आप मानिए राकेश जी, मैंने 10 नौकरियां छोड़ी हैं सरकार के अंदर, और 10 नौकरी करने के बाद मैं राजनीति में भी आया, आपने देखा होगा चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय टीम में भी रहा मैं लंबे समय तक। लेकिन फाइनली मुझे लगा कि नहीं, मेरा ये सब काम करने की वजह से मेरा बिजनेस का लॉस हो रहा है, और जो मेरे पर डिपेंडेंट मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा समाज है, वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। मैंने छोड़ दिया उस काम को और मैं फोकस हो गया बिजनेस की तरफ। काम कोई छोटा बड़ा हो, उसके लिए आपको जिद करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा ये कि नहीं, मैं नौकरी नहीं मांगूंगा, 20 लोगों को मैं नौकरी दूंगा, चाहे केला बेचूंगा, मैं चाहे आम बेचूंगा, चाहे मैं पटरी लगाऊंगा, लेकिन मैं उद्यमी बनूंगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सब लोग पटरी का काम करें, लेकिन उद्यमी बने। अब मैं बात करता हूं, आपने कहा सरकार की योजनाएं क्या है, मैं उस पर 2 मिनट लेता हूं आपको। अभी आपने सुना होगा कि एमएसएमई सेक्टर ने 3 लाख करोड़ का आवंटन किया है भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि एमएसएमई सेक्टर क्या है। आप हैरान होंगे, 3 लाख करोड़ में से 38,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उसका डिसबर्समेंट हो चुका है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे संग ये पेज पे जुड़े हुए जितने लोग हैं उसमें अधिकांश लोगों को ये आइडिया नहीं हुआ कि अरे एमएसएमई में क्या आया, 38,000 करोड़ का बढ़ भी गया, हमने के पते नहीं किया। अरे भैया, राकेश जी की उंगली कैला से नाम पता चली। आप लोग एमएसएमई का अगर जिस दिन घोषणा हुई उसको देखिए, जानिए। ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है। पहले भी एनएसआईसीसी पहला देता रहा है पैसा, हम लोगों ने पैसा लिया है, और वो ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए पैसा देता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको बिजनेस की नॉलेज कैसे है, वो प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा, उसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, कहाँ से कितना आएगा, अगले कितने सालों में रीपेमेंट करेगा। आप हैरान होंगे कि इसके अंदर 1 रुपए का कोलेटरल नहीं देना है। और छोटे छोटे उद्योग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ तक की लिमिट को साथ में एमएसएमई दे रहा है, लेकिन कौन पढ़ेगा? अब राकेश जी बताइए, हम जाकर के जा भैया तू पढ़ ला, देख ला, दिखा दी, ऐसे ना हो। हरवा द खोदे खातिर पहना इसे काम ना बनी। आपको खुद कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो कम से कम इतनी स्किलिंग होनी चाहिए
कि आप जाकर के उसको देखिए। एनएसआईसी एक डिपार्टमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही वो भी खादी ग्राम उद्योग की तरह पैसा देता है। खादी ग्राम उद्योग आप हैरान होंगे 4% पर पैसा देता है और सब्सिडी भी देता है। अभी मैं बात करूं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर 35 से 40% तक का और सब्सिडी देता है। 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 करोड़ तक की सब्सिडी देता है। अब वो 5 करोड़ के प्रोजेक्ट को कौन करने जाएगा? ये भैया तो तू 2 करोड़ का सब्सिडी दी भाई, वो 3 करोड़ का हुई तम बिजनेस कर दी। जैसे आप कह रहे थे अभी 500 करोड़ तो इलेक्शन लड़ ली। अरे 500 करोड़ तो आदमी रॉक करके इलेक्शन का लड़ी, आराम से घर सुती ना, कहा का जाके टेंशन ले। पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो 3 करोड़ रुपया भी ऐसे नहीं लगाना, उसके संग भी एनएसआईसी के कई सारे प्रोग्राम है। जो मैंने एमएसएमई बताया उसके प्रोग्राम है। आपके पास जमीन है, आपके पास कोल्ड स्टोरेज का काम शुरू हो रहा है। अभी सरकार कोल्ड स्टोरेज पे बहुत मेहनत कर रही है। अभी तक कोल्ड स्टोरेज प्याज और आलू के लिए रखे जाते थे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या काम किया है कि आप सब्जियों के लिए बनाई। मैं राकेश जी जिस गांव का हूँ, जहाँ का रहने वाले हैं, एकदम आप समझिए कि बालू माटी बहुत रहता है, एकदम गंगा जी के किनारे हैं हम लोग। तो कभी कभी गंगा जी खुश होती है तो 50 बीघा हमारा बढ़ा देती है, और कभी नाराज होती है तो जो 2-4-5 वो भी चला जाता है, आप समझते होंगे उसको। तो ज्यादातर खेती क्या होती है हमारे यहाँ पर, तो जो नॉर्मल खेती है 1-2 खेती हो रही है, चावल वगैरह नहीं होता हमारे यहाँ पर। जी गंगा जी किनारे होने से हम लोग थोड़ा बहुत गेहूं कर लेते हैं, बाकी हम सीजनल सब्जी पे थोड़ा डिपेंड हो गए। जैसे परवर हो गया, टमाटर हो गया, पलेजा हो गया और प्याज हो गया। लेकिन आप हैरान होंगे कि आज की तारीख में कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है और उसकी कीमत इतनी कम हो जाती है कि जो खांची हम लोग ले करके बाजार जाना चाहें, 5 किलोमीटर दूर पे बाजार है हमारे यहाँ, तो उसकी तोड़ाई और उस खांची को ले जा करके बाजार में बेचने पर हमको उसकी मजदूरी नहीं निकल पाती। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने राधा मोहन सिंह को कहा था, राशद 1 मिनट आपको रोकता हूँ, यही बात मैं राधा मोहन सिंह जी को कहा था कि अभी मैं आपके आया तो टीवी में देखा कि पंजाब में टमाटर फेंके जा रहे हैं, और मैं रास्ते में आया तो 20 रुपए किलो दिल्ली में था। राधा मोहन सिंह ने कहा कि फिर आप बेवकूफ हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरे यहाँ तक आपका फ्री एक्सेस है। यही कृषि मंत्रालय मंडी समिति बनाई हुई है, राज्य सरकारों की मंडी समिति है। आप क्यों नहीं 10 आदमी मिल करके मंडी में सीधे बात पहुंचा देते हैं? आप कृषि मंत्रालय से देती, इन विषयों पर आप बात करें कि सरकार की किन योजनाओं से ऐसे बिचौलियों को दूर करके काम किया जाए। आप मेरे से ज्यादा बढ़िया समझाएंगे। मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हॉर्टिकल्चर बोर्ड कृषि मंत्रालय का एक उपक्रम है जो ऐसे बिजनेस के लिए सब्सिडी देता है। मतलब आपका टोटल प्रोजेक्ट अगर 5 करोड़ का आ रहा है तो 2 करोड़ रुपया आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा, आपको वो पैसा दे देगा और आप अपना प्रोजेक्ट चलाइए। ऐसे ही एनएसआईसी और एमएसएमई आपको कोलेटरल फ्री, अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट हैं तो कोलेटरल फ्री आपको लोन देता है, जिसका 8 से 9% पर ब्याज मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें खादी ग्राम उद्योग की तो वो 4-4.5% पे मिल जाता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको खुद जाके देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनिशिएटिव नहीं लगे कागज पलटने का तो आप बिजनेस में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है कि चम्मच से पिलाने वाला चीज है, ये ऐसी चीज नहीं है। मैंने आपको 4 सब्जेक्ट दिए, आप उसमें काम करें और उसके बाद आप कहेंगे राय साहब मैंने ये कम कर लिया है, लेकिन वो बैंकर नहीं सुन रहा, हम खड़े हुए हैं आपके साथ में। वो एमएसएमई वाला आदमी नहीं सुन रहा, हम खड़े हैं आपके साथ। एनआईसी नहीं सुन रहा, हम खड़े हैं आपके साथ में। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कहां पर आप मुझे बोलेंगे प्रोजेक्ट बना दो भैया, उसका नंबर दे दो भैया, हमारे संग चलो भैया, नहीं होगा। क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए मैं राकेश भाई ये बात कर रहा था। कल आप एक बात कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री की। कई लोगों ने कहा था कि पूर्वांचल में, बनारस के आसपास, कहीं पटना के आसपास होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बड़े दर्द के संग ये बात कर रहा हूँ। कल निर्मल भैया को भी मैंने बात किया था और सुन रहे होंगे कि देखिए इंडस्ट्री लाना कोई बुरी बात नहीं है, आना चाहिए इंडस्ट्री को, बिजनेस आना चाहिए। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों कलाकार ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं और हम बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा की, तो जैसी अगर हम लोग घर में बात करेंगे कि बाबूजी आज एक पिक्चर देखने का मन है भोजपुरी, तो बहन उठ के चली जाएगी, बाबूजी उठ के चले जाएंगे, माताजी उठ के चली जाएगी। जानते हैं क्यों?
क्योंकि उस पिक्चर के अंदर गंदगी इतनी ज्यादा हो गई है कि जैसे ही हम लोग भोजपुरी समाज की बात करते हैं तो एक परसेप्शन बन गया आम आदमी का, गंदा ही होगा। आप डॉक्टर मतलब भरत शर्मा जी को, शारदा सिन्हा जी को, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लोक संगीत को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो गुड्डू रंगीला फटाफट धका धक इस तरह के गाने गा रहे हैं। और जब भी हम लोग कई सारे कार्यक्रम में, चाहे हम पूर्वांचल एकता मंच का कार्यक्रम करते हैं या कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, अगर हम सांस्कृतिक के कलाकार को लाते हैं तो हूटिंग होने लगता है, और जैसे ही बहुत गंदे जब गाने शुरू होते हैं तो पब्लिक पागल हो जाती है। अब पब्लिक पागल हो रही है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। जब तक हम अब आप समझिए, एक मिनट आपको रोकूंगा। आपने वो कहा ना गंदे लोगों का, उसको प्रमोट हम ही लोग करते हैं और उनको रोकते भी हम ही लोग हैं। आपको याद होगा हमारे वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के कार्यक्रम में कोई अश्लील गायक गाना नहीं गाता। मैं आपसे तो आप कौन सा मंच देते हैं, कैसा देते हैं, ये जरूरी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो बिक रहा है ना वो आदमी बेच रहा है, लेकिन वो क्या रहा है पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, आप गढ़वाल का कल्चर देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है, डांस वगैरह उनका बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि साहब हमने का भोजपुरी बोले नहीं जा, हमने का भोजपुरी, अरे भोजपुरी, अरे तुमने का डांस कैसे बोला हो, दोनों का प्रोग्राम में हम गए कैसे नाच होला हो। दुखद है कि छठ की पूजा जिस दिन हम लोग करते हैं, आस्था का पर्व है, हम अर्घ देते हैं शाम को, और शाम को फिर रात को वही पका पक धका धक, अब फिर सुबह अर्घ देना, ये कौन सी संस्कृति हुई, ये कहाँ की संस्कृति। और दिल्ली में आकर इन सब चीजों को बता रहे हैं। तो इंडस्ट्री लाने से पहले बहुत जरूरी है कि समाज के लोग इकट्ठा हो और जाकर के विरोध करें ऐसी इंडस्ट्री का। ना हो कहा जाना ना कि पूत सपूत तक ठीक बात है, लेकिन कपूत हो ना रहे तो अच्छा बात है। तो ऐसी इंडस्ट्री ना हो, ज्यादा अच्छा है, बशर्ते अच्छी हो, थोड़ी हो, चलेगा काम। मैं उस पर ये बात कहना चाह रहा था। और बाकी जितनी मेरी जानकारी, निर्मल भैया का एक प्रश्न है, राय साहब, निर्मल भैया का एक प्रश्न है। निर्मल भैया लिख रहा है कि डॉक्टर चंद्रशेखर राय को हर महीने में 2 बार, उन्होंने कम बोला है, हर हफ्ते में 2 बार चाहिए, वो गलती से महीना लिख दिया, ठीक है ना, वो मैं सुधार देता हूँ, उनसे गलती से महीना लिखा गया, मतलब हर हफ्ते में कम से कम 2 बार बिजनेस टॉक जरूर कराइए, ये नए और छोटे उद्यमियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो ये एक आपसे निर्मल भैया का प्रश्न है, उसमें मैं थोड़ा सा सुधार किया, उन्होंने महीना में 2 बार कहा था, मैं सप्ताह में 2 बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। इस विषय पर अपना बात रखें। राकेश जी, निर्मल भाई ना मेरे बड़े आदरणीय हैं और बहुत लंबे समय से हम लोग एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं। जहां तक हफ्ते में 2 बार की बात है या महीने में 2 बार की बात है, आप जब आवाज देंगे मैं अवेलेबल हूँ, आप मैं हाजिर हो जाऊंगा, और मेरी जितनी क्षमता है क्षमता के हिसाब से हम लोग मदद करेंगे। हम लोग जुड़े हुए हैं, और कुल मिलाकर के मैं ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, अपने पूर्वांचल के विकास के लिए जितने बड़े लोग हैं, मैं कहता हूँ बहुत सी जानकारियां हमारे पास नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारे पास पूरी जानकारी है, लेकिन हर आदमी का एक अपना सर्कल होता है। जैसे कुछ लोगों का पॉलिटिकल सर्कल है, कुछ लोगों का सामाजिक सर्कल है, कुछ लोगों का बिजनेस सर्कल है, कुछ लोगों का ब्यूरोक्रेसी का सर्कल है। हम लोग सब सर्कल में बैठते हैं और धीरे धीरे हम आपके पोर्टल पे सभी तरह के एक्सपर्ट लोग को लेके आए, जिससे कि पूर्वांचल के लोग, अभी आप समझिए मैं जिस छोटे सर्कल में रहता हूँ, कई बार क्या होता है जातिवाद के साथ में भी आदमी जुड़ा रहता है, जैसे सभी जगह रहता है, क्योंकि पहले आदमी परिवार की बात करता है, फिर जाति की बात करता है, फिर समाज की बात करता है, फिर क्षेत्र की बात करता है, फिर देश की बात करता है। ये ऐसा एक नियम है, और नियम से क्या होता है कि अपने परिवार में जाता है। ऐसी स्थिति में जिस जाति को या जिस पर्टिकुलर विशेष हम लोग जिन लोगों से जुड़े हैं, उसमें जैसे विनोद राय साहब हैं, परिमल राय जी हैं, बालेश्वर राय जी हैं, ये लोग बड़े सक्षम लोगों में से, और मैं आपको भी बुलाएंगे। हाँ, मेरा यही कहना है, ये लोग बहुत सक्षम आदमी हैं और ये लोग मदद के लिए खड़े रहते हैं, बशर्ते आप इनके संग ऐसे नहीं मांगे, बिल्कुल नहीं मांगे ऐसा करके। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कहें मैं परफेक्ट आदमी हूं साहब, मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, इन क्षेत्रों में कर दी है, अब मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, आप मुझे मदद करिए। आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में पूर्वांचल का आदमी सबसे अच्छा आदमी है, दिल का बहुत अच्छा आदमी है, बशर्ते आप मेरिट से जाइए। आप ये मत कहिए उसको कि तू चाय लबत हो जाए, चाय का ही ना भाई, उसको आप ये बताइए कि मैंने ये पैरामीटर पूरा कर दिया, थोड़ा सा फटकी दे दिए। मेरा जो माननीय मंत्री जी जिनकी आप बात करें, कृषि मंत्री जी की, मेरा उनके संग बहुत व्यक्तिगत संबंध है। मैं बताऊं, बहुत, मैं बताऊं
आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हो सकता है निर्मल बाबू और आपका थोड़ा कम हो, पर मेरा उनके संग बहुत मजबूत संबंध है। मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन ना चैलेंज के बाद ये तो अनडाउटेबल है आप दोनों के संबंध को मैं तो तुलना ही नहीं कर सकता। मेरे पर आप लोगों की कृपा है, मैं छोटा भाई हूँ, मतलब संबंध तो मेरे भी है। लेकिन कई बार राधा मोहन जी नाराज हो जाते हैं कोई छोटी छोटी बातों पे, जब उनके हिसाब से आप बात ना करो। हम लोग जानते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, तो हम लोग उनके पास जाते थे कि साहब ये कर लिया हूं, ये पैरामीटर होता हमने कर लिया है। अब ये अधिकारी के पास मैं गया था, पहले बता दीजिए मैं गया था, उससे ये चर्चा हुई और यहां पर आकर के अटक गया मामला, फट फोन करते थे। लेकिन अगर आप उनसे बोलो कोई जरा हमको कहानी बता दीजिए कि मेरे को ये काम करना है, बोला अच्छा मैं आपको 2 किस्से सुनाता हूं साहब। एक अफसर के पास गया मैं, बहुत सीनियर अफसर था, पता नहीं मैं आपका समय खा रहा हूं, पता अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था और मुझे बहुत दिल से मानता था। तो जब वो सेक्रेटरी बना, और मैं उसको तब से जानता था जब वो पहली बार आईएएस बना था, तो मैं उसके पास गया कि भाई साहब देखिए मैं बड़ा लंबा समय हो गया, इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, अब हम लोग बिजनेसमैन है तो बिजनेस की बात करते हैं हर बार जाके कि कुछ कमाई हो जाए, नेचर में आ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि साहब कुछ मदद करिए आप। तो बोले क्या मदद करें बताओ यार तुमसे कर। मैं बोले यार मंत्रालय के सेक्रेटरी हो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो बोले यार तुम बताओ तो सही क्या करूं। मैंने अब ये भी मैं बताऊंगा, आपका मंत्रालय आप बताओ। बड़ा गुस्सा हुआ वो आदमी मेरे को बोला वॉलीबॉल खेलते हो। मैं बोला नहीं। बोला देखे तो हो गए। बोला हाँ। बोला क्या होता है। बोला साहब एक पीछे से ऐसा मारता है, फिर ऐसा मारता है, फिर क्या होता है, फिर एक आदमी नेट पे ऐसा उछालता है और तीसरा आदमी मारता है। बोला यस, आप खुद मेहनत करो और उछालो और मुझे बताओ मारना कहाँ है, मैं ऐसा मारूंगा जाकर के सबको पॉइंट मिलेगा। मेरे को बोलोगे मैं ही उछालू और मैं ही मारूं, गलत हो जाएगा। हमको समझ में आ गया उस दिन कि अपनी वर्किंग करके जाना चाहिए। मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपनी वर्किंग करिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ा खुशी होती है जब बच्चा मेहनत करके आता है, आधी वर्किंग करके आता है और कहता है कि साहब मैंने ये काम कर लिया। आपने मुझे उस दिन कहा था कि एमएसएमई सेक्टर, आपने कहा एनएसआईसी, मैं गया उस साइट पर, मैंने ये देखा। अब मेरा प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत हो रही, मैंने बहुत लोगों से बात करी, तो मैं प्रोजेक्ट वाले को मैं मेहनत कर सकता हूँ इतना कि चलो यार बच्चा इतनी बात कर रहा तो मैं मना करूंगा। भाई साहब मैंने सारा बना दिया। एनएसआईसी में जो चेयरमैन है वो बड़ा दुखी कर रहा है, पैसा मांग रहा है, वहां हम बैठे हुए हम सिस्टम को ठीक करेंगे। एनएसआईसी और बैंक का तालमेल होता है, बैंक नहीं मानता है, वहां हम बैठे हैं। यहाँ तो हम काम कर देंगे, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं गेहूं हमें काट के ले आई, इसको हमें करी, रोटियों हम बनाई, केको करी, तो चबा भी हमें दे, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्योंकि आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, आपका बहुत सारे समय मैं लेट हो गया हूँ। असल में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना बढ़िया वार्ता चल रहा है तो वो घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। इस सदुपयोग का मेरा सौभाग्य है कि आप घड़ी नहीं देख रहे हैं, नहीं तो आप घड़ी देखते तो मेरी हालत खराब हो जाती। मतलब घड़ी आपको देखने से कभी यार ये इतना समय मेरा ले रहा है, मैं घड़ी नहीं देख रहा। तो लगातार 8 बजे से मीटिंग में था और मैं लेट इसलिए हो गया कि उस मीटिंग के बीच में ही मैंने आपको मैसेज दिया कि मैं 15 मिनट में खत्म करके और मैं आ रहा हूँ। कल मैं जा रहा हूँ बनारस सवेरे और रात को लेट आऊंगा, एक जौनपुर जाना है मेरे को, और सुबह जाके शाम को आ जाऊंगा। तो कल तो हमारी भेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर जब भी आप कहेंगे मैं हाजिर रहूंगा। और आप भाई हैं, हमारा परिवार है, नेबल भैया के संग हमारा बहुत पुराना संबंध है, आपके संग बहुत पुराना संबंध है, इस पोर्टल के अलावा भी हमारा संबंध है। तो हम लोग वैसे भी मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आपके संग जुड़े रहेंगे और जो जहां मदद होगी निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़े बड़े बातें ना करने के बदले हम लोग छोटे चीजों को पकड़े और सही मायने में अगर हम लोग 10, 20, 50, 100 लोगों की मदद कर देंगे तो वो बहुत आगे तक जाएगा। और मैंने अपनी जितना हो सके मतलब जितनी चादर उतनी पांव फैलाओ, हमसे जो हो सके वही करें, हम रास्ता बताए, गाइड करिए, भी अपने आप में बहुत बड़ा काम। हम लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, तो सक्षम तो है नहीं हम लोग। आज की तारीख में कौन किसी का कोई है मंत्री जो चपड़ा इसको आदमी का औकात नहीं। और ये अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है और जो आज की तारीख में आर्थिक स्थिति हो गई है, मेरा इतना तकलीफ होता है कि ये मध्यम वर्गीय, अभी तो क्या बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब मजदूर पलायन, मजदूर पलायन, मजदूर, मेरा दर्द है उनके साथ में। मजदूर अभी मजदूरों के लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है, आज अभी गवर्नमेंट ने किया है, गरीब कल्याण योजना नहीं तो अगले दिन रखा जाए। पर मैं बात जो कह रहा था कि ये गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, आगे क्या हुआ ये ब्रेक के बाद
बढ़िया चल जाओ तो उस पर एक दिन के लिए रख देते हैं राशन। मजदूरों का स्कीम में बढ़िया उपाय है, उसको एक दिन अलग उस पर करते हैं, 5-7 मिनट में अच्छा नहीं रहेगा, उसको पूरा बढ़िया फुटेज दे करके किया जाए। ठीक है, तो किसी ठीक और है, दिन बात कर लेंगे। हाँ किसी और दिन मजदूर पर करेंगे। आप बनारस से लौट के आइए, कहिए मैं आपको जैसे देखूंगा मैं आपको बुला लूंगा, आपका कृपा मुझ पर बना रहे, आशीर्वाद करें। ठीक है, नमस्कार। अब मैं चाहूंगा कि एक तो बीपी भाई आ गए हैं, नमस्कार, कृष्ण आशीर्वाद। मैं चाहूंगा कि आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी मुझे मार्गदर्शन दे। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी, प्रेम नारायण अपने उत्तर प्रदेश के सहजनवा के रहने वाले हैं और नागपुर में जहां संघ का मुख्यालय है, जहां से आज के तारीख में देश चल रहा है। डिक्लाइन कर दिया प्रेम नारायण द्विवेदी जी, में समझ में नहीं आ रहा है। आदरणीय द्विवेदी जी आपने डिक्लाइन कर दिया, मुझे अच्छा लगता। आज के तारीख में आप नागपुर में हैं और नागपुर से हिंदुस्तान चल रहा है, उचित होता कि आप अपना मार्गदर्शन दें। कृपया मुझे लिखें, क्या आप अभी आने में आशीर्वाद देने में कोई कमी है तो बताइए। जब तक मैं, कुछ लोगों ने मेरे को मार्गदर्शन दिया है। कृष्ण मोहन पांडे जी को नमस्कार, भोजपुरी पूर्वांचल के आप भी शान है कृष्ण मोहन जी, आपसे भी एक दिन समय मांगूंगा। आप भी गलती से दब गया तो मैं दोबारा आपको बुला रहा हूँ। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी कृपया आइए, आपका स्वागत रहेगा। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी। तब तक सत्येंद्र प्रताप सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बड़े भाई सत्येंद्र प्रताप सिंह को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूं। सत्येंद्र प्रताप सिंह जी बोलती मीडिया के सबसे पहले पत्रकार एसपी सिंह जी का अपने प्रिय अनुज है और आप कलकत्ता में रहते हैं और मुझे देख रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सत्येंद्र भाई को मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। कृष्ण मोहन पांडे को, जैसा मैंने कहा था कि एक दिन कृष्ण मोहन पांडे जी से भी समय लिया जाएगा। जब तक आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, निर्मल भाई का बात पढ़ लिया हूं। उसके पहले एक आदमी ने प्रश्न किया था, मैं चाहता हूं वो मैं पढ़ूं। प्रवासी मंच वाले अजय जी नाराज हो गए थे, असल में मैं उनको जानबूझ करके विनय कहा था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि मेरे नाम की चर्चा हो तो होगा। आलोक कुमार वर्मा ने जो लिखा था, मैं चाहता हूँ वर्मा जी की बात पढ़ लूं। वर्मा जी ने लिखा, अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ सब्जियों फलों आदि की उपसर्जित करने का विशेष ध्यान दिया जाए एवं उसके अन्य प्रदेशों तक बड़े बड़े सुपर फार्मर्स मीडिया के साथ कंटेनर के अपने प्रदेशों में वहां तक पहुंचाई जाए। अपने यहाँ सब्जियों के भाव कौड़ी के दाम पर बेचे जा रहे हैं और शहरों में स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई भी सब्जी 40। हाँ जी, मैं अभी यही बात कह रहा था। ये बात हमने राधा मोहन सिंह जी के सामने रखा था। राधा मोहन सिंह जी के सामने में जब गया था मिलने के लिए, तो उस वक्त बात था, टमाटर मुझको बढ़िया से याद है कि मैं उस वक्त उन्हीं के हाथ, जब तक वो आ रहे थे उन्हीं के टीवी में आ रहा था कि पंजाब में या कहीं पर गाड़ी से टमाटर फेंका जा रहा था। जबकि मैं अभी, हम लोग टमाटर, कच्चा टमाटर मैं अमूमन खा लेता हूं, तो 20 रुपए किलो टमाटर कह रहा था। तो मैंने वही बोला कि देखिए अभी हम 20 रुपए किलो टमाटर लिए हैं और यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर टमाटर फेंका जा रहा है। तो बड़ा बढ़िया कहा था कि देखो राकेश, ये दुर्भाग्य है कि तुम्हारा हमारे यहाँ सीधा एक्सेस है और कृषि मंत्रालय की अगर तुम बात नहीं जान सकते, उसकी नीतियों को नहीं जान सकते, तो बेमतलब है तुम्हारा मेरे यहाँ आना। तुमको पता होना चाहिए कि मंडी समिति बनी होती है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, हमारी सब्सिडी बनी होती है। आप 10-15 किसानों को एक इकट्ठा करो, अगर आप 50,000 रुपया का कोई काम करते हो, 50,000 रुपया हम फ्री में दे देंगे। जो चंद्रशेखर राय जी कह रहे थे, वो पूर्णतः किसी भी इंटरेस्ट फ्री है। अगर आप सब्जियों को इकट्ठा करके करें तो उसकी डिपोर्टेशन ये क्या सब हमारा मंत्रालय देता है। कोई करने वाला तो बने। हम लोग उसमें बहुत आगे बढ़े थे, लेकिन मैंने बलिया में 2-3 लोगों से बात भी किया था, तो किन लोगों को ऐसा लगा था कि भरत भाई के टिकट ना मिले, भी मांगा था। हमने बोला चलो रखो भैया, ये हमारा देश है। इसी तरह का अगर प्रेम नारायण द्विवेदी जी का जुड़ने में दिक्कत हो रहा है, द्विवेदी जी कृपया आइए, अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। इस बीच निर्मल पांडे जी को मैं नमस्कार नहीं कहूंगा, शुभ आशीर्वाद है। आप मेरे बड़े भाई के दामाद हैं। आदरणीय चंद्रशेखर उपाध्याय जी मेरे बड़े भाई हैं, उनके दामाद हैं निर्मल जी। निर्मल जी आधुनिक उम्र में इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। आप इतिहास के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं और इतिहास पढ़ाते भी हैं निर्मल जी को। इस बीच प्रदीप जी हमारे बलिया भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी नेता जुड़ गए हैं। प्रदीप जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। प्रदीप जी, आजकल टीवी पर तो आपके पार्टी ने क्या किया और आपके पार्टी नहीं थी तो क्या हुआ, वही समाचार आ रहा था। इस वजह से मैंने एक सीरीज चालू किया है। मैं चाहूंगा प्रदीप जी कि एक दिन आप भी मुझे अपना मार्गदर्शन दें कि पूर्वांचल में रोजगार के लिए हम क्या कर सकते हैं।
पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। उसी की सीरीज में जो पूर्वांचल की विभूतियां हैं उन लोगों से मैं पूछताछ किया था। कल निर्मल सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। आज डॉक्टर चंद्रशेखर आए हैं, आप मंत्रालय में काम कर चुके हैं। स्वयं लावा कंपनी जो मोबाइल वाली है उसमें इनके बड़े भाई की है। ऐसे बड़े बड़े लोगों से मैं पूछताछ करूँ। प्रदीप पांडे आप भी सामाजिक आदमी है, मैं चाहूंगा कि एक दिन आप भी आए और अपना मार्गदर्शन करें। बड़े भाई ओंकार नाथ सिंह जी अभी तक मेरे को मार्गदर्शन नहीं दिया, मुझे लग रहा है कि आप खपा है, आपको मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। प्रेम नारायण द्विवेदी जी का लगता है कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम, एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा करता हूँ प्रेम नारायण द्विवेदी जी का। अगर अब की बार नहीं जुड़ेगा तो लगता है कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, क्योंकि नागपुर से संपर्क जुड़ना इतना आसान नहीं है। ओके, नागपुर से संपर्क। हाँ, नमस्कार द्विवेदी जी। नमस्कार नमस्कार सिंह साहब। एक तो पहले मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसा साधारण आदमी को अपना आशीर्वाद देने के लिए नागपुर से आ गए हैं। सहजनवा से नहीं है, नागपुर से है, जहां से कनेक्शन जोड़ने में तो भाजपा के सारे नेता परेशान है। और देखिए, मैं भाजपा का ऑफिशियल नेता नहीं हूं, नागपुर से जुड़ गया है, तो इस बात के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। और द्विवेदी जी, सबसे पहले आप पूर्वांचल के हैं, वो बेशक नागपुर में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप अमेरिका में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, बट जीन तो सहजनवा वाला ही है ना। तो जी सबसे बिल्कुल, पहले बिल्कुल। क्या कर सकते हैं आप, अपना संक्षिप्त परिचय, ताकि हम तो जानते हैं, हमारे और लोग आपके विषय में जाने। अपनी संक्षिप्त परिचय के साथ क्या किया जाए जिससे पूर्वांचल का नाम हो, कृपया अपनी बात। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूँ। कुछ मेरे मित्र भी जुड़े हुए दिख रहे थे, बाद में वो नहीं दिखा उनका कमेंट वगैरह, बट दिख रहे थे। चर्चा जो KVIC पर जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, जिस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने 1993 में इसको लॉन्च किया था। इसका काफी व्यापक स्तर पर इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी युवा हैं वो इससे लाभ उठाकर छोटी छोटी यूनिट लगाएं। और ये काम करता है किसी भी चीज का, जैसे फूड सेक्टर में प्रोसेसिंग को प्रमोट करता है, फूड प्रोसेसिंग। और जैसा कि राय साहब ने बहुत अच्छे से बताया, उनको इस चीज की जानकारी है, लेकिन उन्होंने उसका डिटेल्ड स्टडी नहीं किया है, क्योंकि उनके काम की चीज नहीं लगी होगी। और इसका मेन जो उद्देश्य है कि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही लग सकता है, ये अर्बन क्षेत्र के लिए नहीं है, टोटली ये एक्सक्लूसिवली फॉर रूरल एरिया। इसमें जैसा कि राय साहब ने चर्चा में बताया कि 4% जैसे कम रेट पर ये ब्याज दर पर मिलता है, और इसमें 30% तक सब्सिडी है। 30% बहुत बड़ी रकम है। और हालांकि आदरणीय निर्मल जी बोले कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन बातों बातों में उन्होंने बहुत अच्छा एक ना मुझे क्लू दे दिया। उनके कोई मित्र हैं जो बेंगलोर में जो एग्रो सेक्टर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सलाह देना चाहते हैं या जानकारी रखते हैं या करना चाहते हैं, तो इसका मैक्सिमम जो उद्देश्य है वो तो एग्रो सेक्टर को ही डेवलप करने के लिए है। मतलब एग्रो से हम लोग चावल, दाल, अरहर, गेहूं ये सब उत्पादन करते हैं। इसकी प्रोसेसिंग, इसका संरक्षण, जैसे एक वर्मा जी ने बोला था कि सब्जियां कभी महंगी कभी सस्ती, या सब्जियां मिलती नहीं है, या जैसे आपने अभी बताया कि पंजाब में फेंक रहे हैं, यहाँ दिल्ली में आसानी से मिल नहीं रहा है। तो इन चीजों के लिए भी ये सारे एग्रो प्रोडक्ट में ही तो आते हैं। जरूरत है इनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की, और प्रोसेसिंग यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में लगाने में आसानी से लग जाएगा। एक दो कट्ठा जमीन में भी आसानी से सेटअप हो सकता है, आसानी से मिल सकता है। जैसा कि राय साहब ने बताया कि आपने पूछा क्या है ऑफिस, तो बताए कि यहाँ ऑफिस है। वैसे ही इसके हर जो जिला या कमिश्नरी लेवल के जो शहर हैं वहां पर इनके कार्यालय हैं। ये लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में और बैंक तक को सबमिट कराने में मदद करते हैं। थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना तो आवश्यक है, किसी को भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, कोई त्रुटि ना रह जाए
या कोई भी चीज अंडरटेकिंग या जो कुछ भी लीगल पेपर ऊपर देते हैं तो उसके पढ़ने लिखने की समझ तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एग्रो सेक्टर से ये आदरणीय निर्मल सिंह जी ना इसका बहुत अच्छा सदुपयोग करा सकते हैं। एक मिनट द्विवेदी जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक छोटा सा विनती करता हूँ। निर्मल सिंह आदरणीय नहीं है, वो मेरे आदरणीय, आपका नहीं है। कृपया आप आदरणीय कह के उनको मतलब आशीर्वाद से वंचित मत करिए। वापस लीजिए उस शब्द को, प्रिय निर्मल बोलिए। मैं निर्मल सिंह की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे आदरणीय, आपके नहीं है। तो ये हटाइए, पहले ये हटाइए, दोबारा कहिए कि मैं प्रिय निर्मल। उम्र में, हैसियत में, औकात में, अनुभव में, किसी भी मामले निर्मल सिंह जी राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम करते हैं, राष्ट्रपति भी हो जाएंगे ना तब भी आपसे बड़े नहीं होंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, पूर्वांचल की संस्कृति है। अपने से बड़ा बड़ा है, चाहे वो चपरासी हो, मैं कलेक्टर हूं। तो आपकी बालों की सफेदी बता रही है। निर्मल सिंह ने कलर नहीं लगा रखा, उनको ओरिजिनल काला है, ठीक है ना। तो कृपया उनको आदरणीय कह करके अपने आशीर्वाद से वंचित मत करिए, पहली बात। दूसरा, जब आपको रोका हो तो एक और बात बोल दूं। निर्मल सिंह के शहर बक्सर के ओंकार नाथ सिंह जी हैं। इन्होंने लिखा है कि भाई साहब नमस्कार, मैं ज्ञानी लोगों से ज्ञान अर्जित कर रहा हूं, नाराज नहीं हूं। मुझे बड़ी खुशी हो कि आप नाराज नहीं है, और द्विवेदी जी ज्ञानी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो आप ज्ञान अर्जित करिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद बना रही है। निर्मल सिंह को प्रिय निर्मल के साथ संबोधित करके द्विवेदी आगे बढ़िए, बताइए। ठीक है। मैं भी ज्ञानी तो नहीं मानता अपने को, लेकिन जो छोटी छोटी बातें, जैसे आप छोटी छोटे, बहुत ही छोटे छोटे मुद्दों को जिसको कोई कवर नहीं करना चाहता, लेकिन आप उसको उठाते हैं और वो बहुत मायने रखती हैं पूर्वांचल समाज के लिए। तो जो छोटी मोटी बातें हैं वही काम की हैं। क्योंकि जो बड़े उद्योग धंधे, इनकी लंबी प्लानिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाएगी, कब बनेंगे, कब लगेंगे, कब स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो केवीआईसी वगैरह की स्कीम है ना, ये ऐसे है कि एकदम बस बच्चा पढ़ाई लिखाई खत्म किया और जो कुछ उसके पास संसाधन है उसमें सहयोग लेके रिपोर्ट बना के और आगे बढ़े। मैं तो यहाँ महाराष्ट्र में तो देखा हूँ कि इसके बहुत ही सफल प्रयोग चल रहे हैं। एक दो को मैं जानता हूँ पर्सनली। एक ने तो वो गौ पालन, जो देसी गायें हैं उसका वो पालन पोषण कर रहा है। उसका दूध 95 रुपए से लेके 110 रुपए लीटर उटर आसानी से बिक जाता है। आसानी से 2600 रुपए किलो गाय का घी बिक जाता है। उसके पास इतना डिमांड है कि मिलता नहीं है। वो सब इन्हीं स्कीमों के थ्रू वो चल रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अपने यहाँ मान लीजिए गेहूं को साफ सुथरा करके उसकी पैकिंग किए, वो भी प्रोसेसिंग में आ गया। चावल को अच्छे ढंग से उसके काट छाट करके बढ़िया उसका निकाल के चुन के उसकी पैकिंग कर दिया। चना की प्रोसेसिंग करके दाल बना दिया, दाल की प्रोसेसिंग करके बेसन बना दिया। अचार, मुरब्बा, सिरका, ये सब चीजें। अपने यहाँ के पूर्वांचल का जो भरुआ मरचा, उसकी इतनी हाई डिमांड है कि उसको जो एक बार खाता है ना वो मांगते रहता है कि भाई ये कैसे बनता है, कहाँ मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का ना, आप द्विवेदी जी, आपको एक बात पता है? सेंट किट्स खाता लुगदी कांड, मैं नाम नहीं रखूंगा, नरसिम्हा के जमाने में चंद्रा स्वामी को वो जो दोस्त थे, जिसका आपको पता होगा, नाम मैं नहीं रखना चाहता। वो आदमी का मैं उनको मिला भी हूँ और उनका पढ़ा भी हूँ। एक बहुत बड़े नेता का मैं मिला था, तो हम तो बाल रूप में थे, तो हम पूछ दिए कि आप क्या करते थे। उसने एक बड़ी छोटी कहानी में 1 मिनट आपको लूंगा। पहले में तो निर्मल सिंह जी ने लिखा है कि द्विवेदी साहब मेरे आदरणीय हैं, तो उनको पहले अपना आशीर्वाद दे दीजिए। निर्मल भैया ने आपको, उन्होंने भी कह दिया कि आप उनके आदरणीय। पहली बात, उन्होंने कहा था बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि देखो, मैं जब लंदन में गए तो हमारे पास खाने का नहीं था, कुछ था नहीं। अचार ले करके हम गए थे घर से। क्या हुआ कि मैं अंग्रेज को अचार दिया कि ये पिकल्स है, यू कैन एक्सचेंज विद द फूड्स। तो वो दिया, उसको इतना अचार बढ़िया लगा कि वो बोला कि वांट मोर। तब उसकी पत्नी बोली कि क्या करे, तो हमने उससे पैसे की मांग की। पैसा दिया तो अपने अड़ोस पड़ोस वालों से दिया। कहा कि वाइफ काम नहीं था, घर में बना के दे। अब ऐसा हुआ कि लंदन का अचार किंग हो गया, इतना बड़ा हो गया कि सरकार को घुमाने हिलाने और सरकार को वो करने भर के हो गया।
आप घरुआ आचार को छोटा मत करिए, ये बहुत बड़ा काम है, एक आदमी को अरबपति बना सकता है। जी आप जी बताएं। बिल्कुल। हाँ देवेंद्र जी बोलिए, और भी कुछ चाहते हैं इस विषय पर इस्लाम का मार्गदर्शन देना? बस इसी का था। इसके ऊपर डिटेल में बहुत सारी सभी सूचनाएं तो आजकल गूगल पर उपलब्ध हैं। नजदीक में कौन सा केवीआईसी का ऑफिस है, उनके नजदीक कौन सा है, ये सभी चीजों को ढूंढना, निकालना, पढ़ना और बस शुरू हो जाएं लोग अभी। क्योंकि पूर्वांचल पूर्व में तो सभी को पता ही है कि कितना शिखर पर था, विकसित था, सबको ज्ञान बांटा, सब कुछ किया। अब पिछड़ गया है तो अब रोने धोने का समय तो है नहीं। अब तो ये है कि जो भी कुछ मिले उसको एक रास्ता पकड़े और चल पड़े उस पर। तो मुझे पुराना लगता है उसी कि उरूज पर केवीआईसी ने, पहुंचेंगे। हाँ हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि संभावनाएं अपार हैं। और कोविड-19 के बाद अभी ये ऐसा अवसर है कि अपने आसपास कुछ करने की आवश्यकता है। लोगों को इसको सही उत्साह में लेना चाहिए। और इसका बस सब कुछ तो आजकल गूगल पर उपलब्ध है, उस पर स्टडी करें और करते रहें, आगे बढ़ें। अगर कुछ सलाह की जरूरत पड़ती है, कहीं अड़चन आती है, तो वो चाहे तो मैं तो मेरे पास समय ही समय है, मैं थोड़ा बहुत जरूर इस पर जानकारी जो कुछ मेरे पास यही है दे आप सकता हूँ। लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे। आप लोग हमारे धरोहर है और धरोहर ही धन है, तो ये धन भगवान धनवान करते रहे। आपको प्रणाम बोलता हूं। आगे दोबारा मार्गदर्शन के लिए जरूर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे भाई कुंवर रघुवंश सिंह सेंगर आपको प्रणाम बोलते हैं, उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। छत्रु गौरव है कुंवर रघुवंश सिंह सेंगर, उनको मैं शुभ आशीर्वाद। बहुत आप भी बहुत बोलिए। आशीर्वाद, बहुत 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 आशीर्वाद। और आप ना ये कार्यक्रम बिल्कुल आज तो समय थोड़ा ज्यादा हो गया, बिल्कुल सही समय पर स्टार्ट करिए और जरूर इसको जारी रखिए। इससे बहुत काम की चीजें निकलती हैं और इससे प्रतिभाओं को उभरने की प्रेरणा मिलेगी। जी ठीक ठीक है, है, जय नमस्कार। श्री राम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, नमस्कार। कि निर्मल सिंह जी आवे और अपनी बात रखें। बड़े भाई को प्रणाम। हाँ, ज्यादा नहीं, 1 मिनट अब लूंगा। हाँ बताइए। पहली बात की द्विवेदी जी को मेरा नमस्कार। वास्तव में वो आदरणीय है भी, हम लोगों की ये कहने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, चंद्रशेखर राय जी, यार ये तो बहुत काम के आदमी है। ये तो रघुवंश सिंह इतना सेंगर को इनका आशीर्वाद बोल दीजिए। रघुवंशी सिंगर घर के हैं और हम लोग पंडित जी थोड़े हैं। द्विवेदी जी आशीर्वाद दे तो जल्दी रहेगा, हम लोग तो नहीं भाई बड़े भाई भी छोटा भाई को तो आशीर्वाद देगा नहीं। हमेशा आशीर्वाद है, तो बिना कहे। तो चूंकि आपका समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में निपटा दूं दोनों आदमी को। यार चंद्रशेखर है तो बड़ी काम के आदमी निकले यार। देखो तो बहुत सारी चीजें ये इन्होंने जो बताया उसको मैंने नोट भी किया। NSIC, MSME, खादी ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग पर उन्होंने 4% की बात की और बाद में 30% सब्सिडी की बात द्विवेदी जी ने कह करके हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया है। इस पर काम करना चाहिए। इसमें चंद्रशेखर राय जैसे व्यक्ति को और द्विवेदी जैसे व्यक्ति को और लोगों को आपको ढूंढ ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा। दूसरा एक है आपके लिए निर्देश है, सलाह नहीं है, कि आप जब बुलाए ना तो आप अपना एनालिसिस थोड़ा कम कर दीजिए और इन लोगों को जरा बोलने दीजिए। क्योंकि ये इन लोगों का समय में अगर आप बहुत सारी बात बोल जाएंगे तो फिर ये लोग क्या बोल पाएंगे। तो हम ये बुरा मत मानना, ये क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये चैनल जो है आगे चल करके हम लोग का इतना बड़ा चैनल हो जाए कि लोग यहाँ पर आने के लिए कपिल शर्मा शो की तरह से खोजने लगे कि मुझे कब आना है। तो हास्य का था और ये जो है ज्ञान का है और इसमें पूर्वांचल का होगा। मैं चंद्रशेखर राय से ये कहना चाहूंगा, उनके यहाँ दाल बहुत होता है, हमारे यहाँ चावल बहुत होता है। दिल्ली में बहुत सारे लोग ओरिजिनल चीज खाने के लिए लालायित रहते हैं। कोई व्यवस्था किया जाए क्या कि यहाँ पर पूर्वांचल के लोगों को हम लोग एक स्टोर खोल दें कि भाई ओरिजिनल चीज घर का खाना है तो आ जाओ, सातुल हाँ जी, है तो वहां से ला वहाँ जाओ का दाल यहाँ और का चना चावल दे वहां के से। खिचड़ी पकाया जाए। हाँ, कुछ उसमें कुछ कुछ किया जाए, सामाजिक खिचड़ी ओरिजिनल हो, खाया कुछ जाए। राजनीतिक खिचड़ी हो। हाँ बिल्कुल सही। मैं नहीं कहने का मतलब कि लोग अपने घरों तक ले जाए बिजनेस के रूप में, मतलब कि वो अपने वो खरीद तो रहे हैं ना खारी बावली से और जहां से ओरिजिनल चीज लेना है तो खेत का सामान अगर लेना है तो ये पूर्वांचल का स्टोर है वहां पर आ जाओ, या जहां जो भी
उसका नाम हो। ये हाँ जल्दी जल्दी बिल्कुल बिल्कुल निर्मल भैया, एक मिनट रोकूंगा आपको। ये आपने हाँ, बहुत बढ़िया बात कहा कि एक पूर्वांचल का स्टोर हो। हम पूर्वांचल के लोग चावल खाते ही हैं, दाल खाते ही हैं, सतुआ लेते ही हैं। आज एक एक हमारे ट्रक मंगा सतुआ लिया का जाए। विज्ञापन, नहीं नहीं, आपको जान करके खुशी होगी कि हमारा पूर्वांचल के सतुआ का विज्ञापन हरियाणा कबड्डी की टीम कर रही है। आप जान के खुश हो गई है, जो कबड्डी टीम है ना ना, चलो राष्ट्रीय चलो टीम। ठीक है, अब खुश होने की नहीं, अब समृद्ध होने की जरूरत है। हाँ, तो एक ही इसको तो मेरा करने एक की जो, विचार था। दूसरा चीज, केबीआईसी वाले से मैं चंद्रशेखर आई से अलग से बात करूंगा कि वास्तव में इसकी हमें इसलिए आवश्यकता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हमारे एनजीओ बक्सर में चलता है, और वहां पर हमारे यहाँ 1800 लड़कियां हर साल जो है निकलती हैं प्रशिक्षण लेकर के। अच्छा, उन लोगों का रोना ये है कि सर सीख तो लिए हम, बहुत अच्छा अच्छा कसीदाकारी, बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग, बहुत बहुत अच्छा अच्छा साड़ी के ऊपर क्या क्या होता है, और ये कहती है कि देखिए वो लोग पेटीकोट भी बनाती है, ब्लाउज भी बनाती है। कहती है कि सर बना तो दे, हम थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिए। तो हेल्प तो कर दूंगा, असल सवाल आता है कि उसको हम देंगे कहाँ। चंद्रशेखर आई से मैं पूछना चाहूंगा उस दिन, व्यक्तिगत भी पूछूंगा, लाइव भी पूछूंगा कि भाई ये केवीआईसी में ऐसी कोई प्रक्रिया है जो कि हम ये जो हम उससे किस तरह से जुड़े कि हमारे यहाँ माल तो तैयार होता है, उन तक हम माल पहुंचा सके। पहला चीज। दूसरा चीज, चंद्रशेखर भाई ने एक और अच्छी बात कही है, वही जो उन्होंने कहा कि राधा मोहन सिंह जी से वास्तव में उनके अच्छे संबंध है। एक पार्टी के लोग रहे हैं, हम लोग तो पार्टी के नहीं, हम लोग तो जाति के आधार पर उनसे मिल लिए थे और अच्छी तरह से जानते भी है। और जाति वाला ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे को नहीं जानता है। चंद्रशेखर आज हो चाहे हम हो चाहे आप हो, ये खुली बातें हैं। एनीवे, तो होली में हम लोग भी जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं। मनोज सिन्हा जी के हम और आप भी गए थे। तो ये सारी बातें हैं, सब लोग जानते हैं। जो इस लाइन में रहेगा तो यही तो मिलेगा। चोर डाकुओं के लाइन में हम लोग है नहीं कि चोर डाकुओं से मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग का करेक्टर इसीलिए बचा हुआ है कि हम लोग थोड़ा सही सही लोगों से मिलते रहते हैं। अर्जुन सिंह जी ने भी एक बात वही कही थी जो राधा मोहन सिंह जी का बात चंद्रशेखर जी बता रहे थे। अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि 49% अगर आगे चल करके कोई हमारे पास आता है तो हम उसको 51% मदद करने के लिए तैयार है, अपने लोगों के लिए। बाकी लोग 51% काम कर चल करके आते हैं तो उनको 49% मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार है। अपने लोगों के लिए वो 49% चल कर आए, हम उनको 51% मदद करेंगे। तो बात है, जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा सामने वाला क्या मदद करेगा। अगर हम कहेंगे नहीं चंद्रशेखर ऐसे यार केबीआईसी में ऐसा ऐसा मामला है, बताओ क्या करें, तुम्हारे परिचित लोग हैं सीएम वगैरह, तो कहेंगे भैया ऐसा ऐसा काम, इसको आगे बढ़ाया जाए तो ऐसे काम हो सकता है। तो मैं बात को खत्म करने में कहना चाहूंगा कि वो जिस आदमी को मैं कह रहा हूँ, वो आदमी बहुत पैसा लेकर के व्याख्यान देने जाता है, बंगलोर वाला, मामूली आदमी नहीं है। और उस आदमी को मैं जिस दिन कहिएगा उसको सब्जेक्ट देकर उस दिन बुला लूंगा, खास करके आप जब कहिए वो आ उनको जाएगा। बोलिए कल आवे, कोई दिक्कत नहीं है, बुलाइए। वो है वहां का है, वो हिंदी बोल लेता है, उधर का ही आदमी है, यहाँ का नहीं है। और वो भी आदमी हमारे पास अर्जुन से क्या ही मिला था, इसलिए उनको हमारी बड़ी बोलिए इज्जत कि करता है बात, जब उनको आता है तो। बोलिए कि वो कहे। हाँ, तो इन एक सब मिनट, ओंकार नाथ शुभकामनाओं सिंह के जी ने साथ। कहा है, आप उसका जवाब दीजिए बंद करने से पहले। ओंकार नाथ सिंह ने कहा है कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कहा कि हम पूर्वांचल में एक बहुत ही कमी है कि लोग नौकरी खोज रहे हैं, बिजनेस नहीं। कमी दूर की, यानी इन इस कमी की। हाँ बिल्कुल, ओंकार नाथ सिंह जी का यही कहना है कि जो चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हम लोग सुन नौकरी लिया ढूंढ रहे हैं, उनका, हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सुन लिया वो उसका एनालिसिस पब्लिक कर लेगी, सुनने वाले कर लेंगे। और आपने भी कहा ठीक है। बात ऐसी है कि चंद्रशेखर राय जैसा व्यक्ति अगर हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर आपको क्या समझते हैं, हम लोग का पूर्वांचल समाज का धीरू भाई अंबानी है ना व्यक्ति जी। बिल्कुल मर्सिडीज पर बिल्कुल। चलता है इतनी बड़ी लंबी गाड़ी पर, भगवान ने उसको दिया हुआ है, और बहुत बढ़िया स्थिति में, अच्छे परिवार से, पीछे से भी अच्छे परिवार से है। अब सुन रहे हैं ना कि वो कह रहे कि गंगा मैया अगर चाहती हैं, खुश हो जाती है तो 50 बीघा बढ़ा देती है, और नाराज होती है 50 बीघा घटा। और इसका मतलब ये समझिए कि इस व्यक्ति के पास 250-300 बीघा जरूर होगा, तब जाकर हाँ के 50 बीघा का कोई महत्व नहीं रखता है। तो हाँ कहने का हाँ। मतलब ये परिवार अच्छे परिवार से है। और गाजीपुर के ऐसे कौन से राय साहब लोग हैं जो कि समृद्ध नहीं है और शक्तिशाली नहीं, अच्छी तरह से मैं जानता हूं। तो ये सारी बातें होती रहेंगी, और बहुत अच्छा अन्य अन्य विषयों पर लोगों को लाया जाए। और आप वास्तव में आप धन्यवाद के काबिल हो मित्र, कि इन सब प्रश्नों को आप उठा रहे हो और लोगों के बीच में ला रहे हो। और हम लोग अब अगली बार जब भी आएंगे तो उसको प्रचार और प्रसार करके आएंगे, संख्या बढ़ाएंगे और उन लोगों को
शेयर करने की संख्या बढ़ाएंगे, तब जाकर के देखिएगा किसी दिन रजत शर्मा आपके नहीं आए ट्यूब पर ना और ये विनोद दुआ तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग टीआरपी का तो चक्कर यहाँ है ही नहीं, टीआरपी का तो चक्कर है ही नहीं, और जिसके पास टीआरपी का यहाँ चक्कर तो नहीं है वो टीआरपी आदमी का बहुत नहीं है, आगे यहाँ तो बढ़ सकता है। ट्रेंड, देखिए यहाँ तो ट्रेंड टीआरपी है, तो ट्रेंड रिसर्च एंड पब्लिक रिलेशन का मतलब है कि ट्रेंड कैसे करें, रिसर्च क्या करें, और पब्लिक के लिए हमारा भी टीआरपी का फुल फॉर्म यही है। मोदी जी सटाक जोड़ते हैं ना, हिट कर दिया फलान करे, तो हमारा टीआरपी है। टी का मतलब ट्रेंड, आर का मतलब रिसर्च, और पी का मतलब पूर्वांचल। पूर्वांचल के लोगों की ट्रेनिंग में रिसर्च करने का टीआरपी है हमारा, ये लाभ। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। ठीक है भैया, नमस्कार। Thank you. ठीक है, नमस्कार। आप सबको वैश्विक बीमारी कोरोना पर विजय प्राप्त हो। रामदेव के दवा पर नहीं, दुआ पर, अपने माता पिता के दुआ पर भरोसा करें और विश्वास करिए कि कोरोना आपके आत्मबल से जाएगा, रामदेव के दवाई से नहीं जाएगा। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। आप सबको सादर